हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4 टर्मिनल नेटवर्क, और इसको कहते हैं हिंदी में चतुर टर्मिनल जाल। आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, और लिखना भी चाहिए। यदि कोई तकलीफ़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे जो पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का ऐप है उसके चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहाँ आपको जवाब दिया जाएगा। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें वीडियो बनाना है, लेक्चर बनाना है, तो वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, और अपनी कुछ भावना है, कुछ बातें कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, आप उसमें बातें बता सकते हैं। चलिए, चतुर टर्मिनल जाल को यदि हम देखें, नाम से क्या पता लग रहा है, चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क, इससे ये पता चल रहा है कि सर ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें 4 टर्मिनल होंगे। बात भी ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमको 2 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये एक रजिस्टेंस लगाया और यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, E1 कर देते हैं, ये एक वोल्टेज अप्लाई किया है। तो यहाँ क्या है, ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 टर्मिनल नेटवर्क। क्या कहलाएगा ये, 2 टर्मिनल नेटवर्क। क्यों कहलाएगा कि सर इसमें 1 और 2 केवल 2 ही टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, या इसका एक नाम और होता है, वो होता है 1 पोर्ट नेटवर्क। क्या होता है, 1 पोर्ट नेटवर्क। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट को हिंदी में कहते हैं द्वारक या द्वार। तो इसमें केवल एक द्वारक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 पोर्ट नेटवर्क या 2 टर्मिनल जाल। यदि ये एक तरफ से खुला है तो इसका एक द्वारक होगा। अब इसी के बेस पर देखो 4 टर्मिनल नेटवर्क को कैसे समझेंगे। हमने आपको टी सर्किट पढ़ाए थे, टी सर्किट भी पढ़ाया था, पाई भी पढ़ाया था, तो यहाँ हम केवल टी ले रहे हैं। हाँ जी, ये देखो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4। तो कौन सा हो गया ये, 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसमें क्या है, ये इसका पहला पोर्ट है, ये इसका दूसरा पोर्ट है, तो इसका और एक नाम क्या है, इसका एक नाम और है सर 2 पोर्ट नेटवर्क। और हिंदी में क्या कह देंगे इसको, सर द्विद्वारक जाल। क्या कहेंगे, द्विद्वारक जाल, जिसमें 2 द्वार हो, पहला और दूसरा। यदि यहाँ वोल्टेज हमने E1 लगाया है और जाने वाली करंट यदि I1 है, यहाँ वोल्टेज यदि हमने E2 लगाया है, और यदि करंट जो है जाने वाली वो I2 है, ये R1, इसको चलो इम्पीडेंस के नाम से दे देते हैं, Z1, Z2 और Z3 हैं। तो देखो, ये निवेशी टर्मिनल है, कौन सा, 1 और 2, कौन से टर्मिनल है, निवेशी मतलब इनपुट टर्मिनल। ये कौन से हैं, ये है आउटपुट टर्मिनल। इसका मतलब जो E1 होगा ये क्या कहलाएगा, इनपुट वोल्टेज विच अप्लाई एट इनपुट टर्मिनल, या बिटवीन कर दो, बिटवीन इनपुट टर्मिनल। मतलब जो हमारा E1 है वो विभवांतर है या विभव है जो कि निवेशी टर्मिनल के बीच में लगाया गया है। सिमिलरली I1 क्या है सर, ये इनपुट करंट है। हाँ जी, E2 क्या है, E2 है सर आउटपुट वोल्टेज कह दो इसको, जो कि कहाँ लगाया गया है, ये आउटपुट टर्मिनल पर। और I2 क्या है, यह हो गया आउटपुट करंट। बताया समझ में। ये पोर्शन कौन सा है, इनपुट पोर्शन है, और ये कौन सा है, ये आउटपुट है। तो ये आउटपुट में वोल्टेज कितने हैं, E2, करंट कितनी है, I2। इनपुट में टर्मिनल पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, E1, और करंट कितनी है, I1। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाएगी, 2 टर्मिनल नेटवर्क,
4 टर्मिनल नेटवर्क या 2 पोर्ट नेटवर्क। इसको शो करने का एक तरीका होता है, चलिए उस तरीके को भी देख लें। इस तरह का एक बॉक्स तैयार करते हैं और ये 4 लाइनें बता रही हैं 4 टर्मिनल्स को, ठीक है। ये हो गया पहला पोर्ट और ये हो गया दूसरा पोर्ट। यहाँ इनपुट करंट I1, यहाँ एक वोल्टेज लगा दीजिए जो कि होगा E1 जिसको कहेंगे इनपुट वोल्टेज। यहाँ आउटपुट करंट और यहाँ एक वोल्टेज लगा दीजिए, सोर्स लगा दीजिए, हो जाएगा E2। तो ये जो सिंबल है, ये जो तरीका है, ये शो करेगा 4 टर्मिनल नेटवर्क को, लेकिन इसके अंदर होते यही है। बात आ रहा है समझ में? ये सिंबल है, ये एक्चुअलिटी है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें 4 टर्मिनल नेटवर्क, हम कुछ लिखवाएंगे इसमें। हमने आपसे पहले भी कहा है जब बोर्ड पे समझा रहे हैं तो समझा करो, लिखने के लिए हम खुद कह देंगे आपसे, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए 4 टर्मिनल नेटवर्क, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे चतुर टर्मिनल जाल। इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखो, ऐसा नेटवर्क जिसमें 4 टर्मिनल या 4 टर्मिनल उपस्थित हो, 4 टर्मिनल उपस्थित हों, जिसमें से 2 निवेशी मतलब 2 इनपुट और 2 आउटपुट हों, ठीक। चलिए आप ऐसा कीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, और ये डायग्राम जो है केवल समझने के पर्पस से बनाइएगा, ये आपको समझाने के बेस पे बनाया है। बाकी का हमारे जो कोर्स में है वो 2 टर्मिनल नेटवर्क ही है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क। ये डायग्राम बना लें, ये आप लिख लें और ये सिंबल भी तैयार कर लें। जल्दी करो फटाफट, फिर अगला टॉपिक लेते हैं। हाँ जी चलो, अगला जो टॉपिक है वो है 4 टर्मिनल नेटवर्क के बेस पे है, मतलब ये बेस है, और इसकी हेल्प से हम इम्पिडेंस की 2 टाइप देखेंगे। इम्पिडेंस की 2 टाइप हैं, प्रतिबाधा की 2 प्रकार हैं जो 4 टर्मिनल नेटवर्क के बेस पे समझ में आएंगी। आप पहला हेडिंग डालें, जो पहली इम्पिडेंस है वो है ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, और हिंदी में कहेंगे इसको परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ठीक है। ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको थोड़ा सा समझा दें। अभी हमने आपको 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में बताया था, और ये कहा था कि इसमें 2 पोर्ट होते हैं और 4 टर्मिनल होते हैं, और एक सिंबल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की थी। यदि ये E1 है, ये I1 है, तो इनपुट पार्ट है, ये क्या है I2 और ये क्या है E2। यहाँ यदि हम एक ऐसा ब्लॉक बना दें तो ये देखो वही सिंबल बन गया जो अभी समझाया था। यदि हम इस सर्किट को इसमें बंद कर दें तो वही सिंबल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या देखते हैं, यदि यहाँ ये लगा हुआ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यदि ये यहाँ लगा हुआ है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है 4 टर्मिनल नेटवर्क की। अब इस सर्किट में, ये जो सर्किट है, सॉरी सर्किट नहीं नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 2 लूप हैं। ये रहा पहला लूप, ये वाला, और ये कौन सा है, दूसरा लूप। बात कर रहे हैं लूप की। लूप को आपको बताया था क्या होता है। नेटवर्क में वो परिपथ, वो सर्किट जो पूरा क्लोज हो। तो ये पहला लूप है नेटवर्क में, और ये दूसरा लूप है किसमें, नेटवर्क में। हम पूछे पहले लूप की वोल्टेज कितनी है, आप कहोगे E1। हम कहें पहले लूप की करंट कितनी है, आप कहोगे I1। हम कहेंगे दूसरे लूप की वोल्टेज कितनी है, E2। दूसरे लूप की करंट कितनी है, I2। अब ध्यान से डेफिनेशन सुनो। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी प्रतिबाधा, ये इसका सिंबल है, ऐसी प्रतिबाधा जिसमें नेटवर्क के किसी लूप की वोल्टता में, नेटवर्क के किसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग दे दिया जाए, तो क्या मिलेगी आपको, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। वापस समझ लो, यदि किसी नेटवर्क में
किसी लूप की, या लूप ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और होंगे तो वो भी हो सकता है, किसी नेटवर्क में किसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग दे दिया जाए, किसी लूप की वोल्टेज में उसी लूप की करंट का भाग दे दिया जाए, तो क्या मिल जाएगी आपको? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या है? दूसरे लूप की वोल्टेज में दूसरे लूप की करंट का भाग दिया गया है। ये दूसरे लूप की क्या है? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और ये क्या है? पहले लूप की करंट में पहले लूप का भाग दिया गया है, पहले लूप की वोल्टेज में पहले लूप की करंट का भाग दिया गया है, और ये जो इम्पीडेंस है वह ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। बात आ गई समझ में? चलिए, दूसरा जो इम्पीडेंस होता है वो होता है ट्रांसफर इम्पीडेंस। और इसको हिंदी में कहते हैं अंतरित प्रतिबाधा। चलिए जरा इसको समझिए, बड़ा सिंपल सा, यदि ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। ऐसी प्रतिबाधा जिसमें, इसको टी से शो कर देते हैं, ट्रांसफर है, ऐसी प्रतिबाधा जिसमें एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग दे दिया जाए, क्या कहलाएगी? ट्रांसफर इम्पीडेंस। वापस सुनो, ये क्या कहलाएगा? 1-2 कर दें इसको। हाँ जी, ऐसी प्रतिबाधा जिसमें किसी लूप की वोल्टता में किसी अन्य लूप की धारा का भाग दे दिया जाए, क्या कहलाएगा? अंतरित प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस। चलो जी, आ गया समझ में? तो दोनों की डेफिनेशन आ रही है। इसमें जो आप लूप ले रहे हो उसी लूप की वोल्टता होनी चाहिए, उसी लूप का करंट होना चाहिए। यहाँ जो आप लूप ले रहे हो तो उसकी वोल्टता और दूसरे लूप का करंट, देखो इसकी वोल्टता लिए इसका करंट लिया है, इसकी वोल्टता लिए इसका करंट लिया है, तो ये म्यूचुअल को बताएगा, मतलब इसका इसके साथ रिलेशन को बताएगा। तो चलिए फटाफट दोनों को नोट कीजिए। पहले हेडिंग डालो, फिर हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। नहीं, पहले हेडिंग डालो फिर ये डायग्राम बनाओ। फटाफट पहले हेडिंग डालना है, फिर डायग्राम बनाना है, और लिखो, डेफिनेशन लिखो। ऐसी प्रतिबाधा जिसमें नेटवर्क के, मतलब जाल के किसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, तो प्राप्त प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस होगी। सिमिलरली इसको यहाँ लिख देना। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, ट्रांसफर इम्पीडेंस या अंतरित प्रतिबाधा। यहाँ डेफिनेशन लिखना, ऐसी प्रतिबाधा जिसमें नेटवर्क के किसी लूप की वोल्टता में किसी अन्य लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, या पहले लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए, क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इम्पीडेंस। बात आई समझ में? लिख लिया? चलें आगे। चलिए, ये तो है थ्योरेटिकल डेफिनेशंस कि थ्योरेटिकल फॉर्मूले। अब हमको यदि कोई सर्किट दे दिया जाए तो हम किसी सर्किट में इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सी इम्पीडेंस? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ट्रांसफर इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा अगला टास्क है। चलिए इसको लिख लिए, आगे समझाते हैं। हाँ जी, लिख लिया आप सबने? चलिए बात करते हैं, हमारा टास्क क्या है? हाउ टू कैलकुलेट जेड इन एंड जेड टी। हिंदी में भी आप मैनेज कर लेना, दोनों मीडियम जानते हैं आप। मतलब हम जेड इन और जेड टी कैसे कैलकुलेट करें, ये भी लिख सकते हैं इन गिवन सर्किट। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। चलिए बात को समझिएगा। जेड इन और जेड टी निकालने के लिए किसी भी सर्किट की इम्पीडेंस मैट्रिक्स का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बात आया? जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ कोष्टक में लगा के लिख लिया करो। आपको लगता है कि मुझे इसको याद रखने के लिए ये लिखना ज़रूरी है, तो आप लिख लिया करो। यहाँ क्या लिखोगे? लिख लो
किसी भी सर्किट में जेड इन और जेड इन निकालने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स का होना जरूरी है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, कोई भी सर्किट है उसकी सीधी प्रतिबाधा मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो हमारे पास डेल्टा जेड यदि हम लें, चलो ऐसा करते हैं, एक बार इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या पढ़ा था, Z11, Z12, Z23, सॉरी 13, ओके, Z21, Z22, Z23 और Z31, Z32 और Z33। ये किसी भी सर्किट की, आपको याद होगा 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। इसका मतलब हमारा जो भी सर्किट होगा उसमें कितने लूप होने चाहिए, 3, या उसमें कितने इक्वेशन बनेंगी, 3। पहली इक्वेशन इसके लिए बनेगी, दूसरी इक्वेशन इसके लिए बनेगी और तीसरी इक्वेशन इसके लिए बनेगी। बात समझ पा रहे हैं? चलो देखो, इस टाइप का कोई एक सर्किट है, ये सर्किट होना चाहिए। ये मैट्रिक्स इस सर्किट के लिए है, पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप। हो सकता है यहाँ वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन सर्किट में या नेटवर्क में 3 लूप होने चाहिए, तब 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये ध्यान रखना। यदि केवल 2 लूप हैं तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ऐसा करो, आप हेडिंग डाल ही लो, यहाँ लिख लो 4 2 लूप नेटवर्क, नहीं 3 लूप नेटवर्क, आप लिख लो ये बात, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हम तरीका निकाल रहे हैं ये ऐसे लूप, ऐसे सर्किट के लिए है या ऐसे नेटवर्क के लिए जिसमें 3 लूप हो। ये बगल में लिख लेना 4, ठीक है, क्या है 4 3 लूप नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जिसमें 3 लूप, उसके लिए है ये। चलिए आ जाओ, हाँ जी। तो अब देखो, अब हम कैसे निकालेंगे Z11। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताइए, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला तो था E1/I1, उस किसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की करंट का भाग देना था, लेकिन यहाँ E1 और I1 तो दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, डेल्टा जेड अपॉन डेल 11। आप कहोगे डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड तो जिसको इसको सॉल्व करके आएगा ना वो है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व, Z11 यदि इसको हम बंद करेंगे तो क्या बचेगा, Z22 Z33 माइनस Z23 माइनस मल्टीप्लाई बाई Z32 और माइनस Z12 फिर आएगा प्लस Z13 फिर आएगा। तो इस टाइप से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा जेड। तो ये तो किसी मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम प्रॉब्लम आई डेल्टा 1 की, तो यहाँ जो डेल्टा 11 है ये Z11 का सहखंड है। ये क्या होता है, सहखंड होता है कोफैक्टर, आपने मैट्रिक्स में निकाले होंगे। चलिए बात करते हैं, Z11 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। Z11 का कोफैक्टर है सर ये रो और ये कॉलम आप हटा दें तो इसका कोफैक्टर होगा Z22, Z23, Z32 और Z33। ये लो जी, ये इसका कोफैक्टर हो गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा 1 कैसे आएगा, डेल्टा 1 बराबर Z22, Z33 माइनस Z23 और Z32। ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, डेल्टा 1। आप इसको वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, डेल्टा जेड यहाँ से सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका ऐसे। चलिए सिमिलरली जेड इन क्या निकालना चाहते हैं, 2 मतलब दूसरे लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग लगा दिया जाए तो हमको ये लूप ये मिलेगी, कौन सी, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। और कैसे सॉल्व करेंगे सर, डेल्टा जेड में आपको डिवाइड करना है इस बार डेल्टा 2 का। तो डेल्टा जेड की वैल्यू तो ये रही और डेल्टा 2 का मतलब क्या है। अब इसका क्या लेना है, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कैसे लेंगे, ये हो जाएगी रो खत्म और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या बच रहा है सर, डेल्टा 2 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, Z11, Z13
Z31 और Z33, इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? अरे बोलो हाँ, नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट Zin33 तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता भी होगा। तो इसमें किसका कोफैक्टर लेंगे? तीसरे वाले का। तो ये रो और ये कॉलम हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे 4, ये वहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। del33 बराबर क्या हो जाएगा? Z ये बचेगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। चलिए, तो इस प्रकार हमने क्या किया, कौन सी प्रतिबाधा निकाल दी? ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। लेकिन कौन सी बच गई? सर ट्रांसफर इम्पिडेंस बच गई। और ट्रांसफर में क्या होगा, ये सेम नहीं होंगे। सेम क्यों नहीं होंगे? पहली वोल्टता में दूसरी की करंट का भाग लग रहा है, पहले की वोल्टता में तीसरी करंट का भाग लग रहा है, दूसरे की वोल्टता में पहली करंट का भाग लग रहा है। तो जितने भी 1 2 मतलब ओड नंबर वाले हैं, ये सब क्या हैं? ये शो करेंगे ट्रांसफर इम्पिडेंस या अंतरित प्रतिबाधा। तो चलिए अंतरित प्रतिबाधा कैलकुलेट करते हैं। Z12 ऐसे करते हैं, ZT12 इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, -1 की पावर 1 + 2, जो भी आपने लिखा है वो यहाँ 1 + 2 के रूप में आएगा, और वही फॉर्मूला डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 1 2। यहाँ 1 2 क्या होगा? इस रो को बंद करो, सॉरी इस कॉलम को बंद करोगे, इसको रो बंद करोगे, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा 1 2 बराबर, हाँ जी, Z11 नहीं Z21 Z23 Z21 Z23 फिर Z31 और Z33 Z31 और Z33। ये लो जी, बात आया समझ में? ये कॉलम और इस रो को बंद कर देंगे। अगला 1 3 चाहते हैं तो इस कॉलम को और इस रो को बंद कर देना, ये बचेगा। तो चलिए ZT13 आप चाहते हैं तो -1 की पावर 1 + 3 और डेल्टा Z अपॉन del13, और del13 आप लिख लीजिएगा। अब ये तो सर काफ़ी सारे हैं, 1 2 6 होंगे, 3 4 5 6, तो क्या 6 की 6 लिख पाओगे? ऐसा करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर देते हैं सब के लिए। तो ध्यान से समझना जी, ये है ZT ट्रांसफर इम्पिडेंस, किसकी? I और J की। मतलब जो लूप I वे नंबर का है उसकी वोल्टता में J वे लूप की धारा का भाग लगा है, तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर I + J और डेल्टा Z डेल्टा I J। चलिए, तो आप इन दोनों लूप 3 लूप वाले नेटवर्क के लिए Zin और ZT ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप इसको नोट कर लो, उसके बाद 2 लूप के लिए दिखाएंगे, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। चलो फटाफट नोट करो। हाँ जी, देखिए अब हमारा टॉपिक वही है, आप टॉपिक चेंज मत करना, हाउ टू कैलकुलेट ZT Zin इन गिवन नेटवर्क। तो चलिए, लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो है यदि इफ़ 2 लूप नेटवर्क, या यदि छोड़ो 4 कर लो, 2 लूप नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 लूप हों, उसके लिए ZT और Zin कैसे निकालेंगे? देखो, तो वही हमको मैट्रिक्स चाहिए या हमको एक डिटर्मिनेंट चाहिए, Z11 Z12 Z21 और Z22। ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है या प्रतिबाधा मैट्रिक्स का एक रूप है। इसको यदि ऐसे कर देंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगी। आप कभी सोचते होंगे सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है? वैसे आपको आता होगा, आप सारे महान लोग हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एंड रिजल्ट नहीं आएगा, और सारणिक जो होती है, डिटर्मिनेंट जो होता है, उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो हमको क्या चाहिए? फाइनल रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट आता है सर? डेल्टा Z बराबर आप लिख सकते हो Z11 Z22 माइनस Z12 और Z21। तो ये रिजल्ट आप मैट्रिक्स से नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम सारणिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, डिटर्मिनेंट कहते हैं सारणिक को। चलिए साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारे पास ऐसा लूप जिसमें ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 लूप हो, आप समझ भी गए होंगे कि हम किस लूप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस की व्यवस्था है, तो ये क्या हो गया, ये 1 लूप और 2 लूप, ठीक है। तो इस टाइप के सर्किट के लिए हम कैसे Zin और Zt कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए Zin फॉर 1 तो वही तरीका है सर, डेल्टा Z और डेल 1 तो यहाँ देखो डेल 1 का कोफैक्टर क्या है, Z11 का कोफैक्टर क्या है, तो Z11 का कोफैक्टर है सर ये रो, ये कॉलम हटा दो, क्या बचेगा Z22, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा डेल्टा Z अपॉन Z22। अभी तो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधे सीधे हो जाते हैं। चलिए इसी प्रकार ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस 422 या सेकंड लूप क्या करोगे, डेल्टा Z अपॉन हाँ जी डेल 22, अरे गलती कर दी है कि हाँ गलती नहीं की, ठीक चल रहा है। डेल्टा 22 या Z22 का कोफैक्टर क्या होगा, Z11 होगा। चलिए तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा Z अपॉन Z11 या क्या आ गया Zin, मतलब ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फॉर Z22। चलिए क्या करें नेक्स्ट, आप खुद भी लिख सकते हैं Z ट्रांसफर इम्पिडेंस फॉर 1 2, तो वही तरीका है -1 की पावर 1 + 2 डेल्टा Z अपॉन हाँ जी डेल 12, और यहाँ जो डेल 12 होगा वो होगा Z21 के बराबर। तो देखो इसको माइनस डेल्टा Z21 लिखा जा सकता है, और ZT ट्रांसफर इम्पिडेंस फॉर 21 क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा Z अपॉन Z12, ठीक है। चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके वापस क्लियर हो जाएंगे। कोई तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो न्यूमेरिकल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप फटाफट इसको नोट कर लें। हाँ जी चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस और ट्रांसफर निकालने में कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए तो यहाँ अपन 8 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ 2 ओम ले लो, यहाँ 1 ओम ले लो, यहाँ 4 ओम ले लो। लूप कितने हैं, 1 और 2, इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी इम्पिडेंस मैट्रिक्स या प्रतिबाधा मैट्रिक्स वो 2/2 की बनेगी, 2/2 की बनेगी। तो आपको बताया था सीधे तरीके से मैट्रिक्स बनाने का तरीका, यदि इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है, तो देखो डेल्टा Z सीधा कैसे बनाएंगे, Z यहाँ क्या होता है Z11, चलिए एक बार लिख देते हैं और अच्छे से समझा देते हैं एक बार और, सीधा मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वैसे बता चुके हैं। हाँ जी Z11 का मतलब क्या है, पहले लूप की करंट के साथ, तो पहले लूप की करंट किस किस में से जा रही है, 2 और 4 में से, तो 2 + 4। फिर देखो क्या पहले लूप में से दूसरी करंट का कोई पोर्शन है क्या, हाँ सर पहले लूप जो है उसमें से दूसरी करंट उल्टी जा रही है, तो क्या लिखोगे -4। चलिए अब ये देखो दूसरे लूप की जो दूसरा जो लूप है उसमें I1 करंट है क्या, सर दूसरे लूप में I1 करंट है तो सही, लेकिन हमारी डायरेक्शन तो दूसरे लूप में ऊपर की तरफ है और I1 जा रही नीचे की तरफ, तो कितने लिखेंगे -4। हाँ जी दूसरे लूप में दूसरी करंट का पोर्शन कितना है, 4 और 1 5, तो क्या बन गई मैट्रिक्स 6 -4 -4 और 5। ये लो जी, सीधा सीधा इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, और इक्वेशन बना के करोगे तो भी आंसर ही आ जाएगा। चलिए हाँ जी डेल्टा Z कैलकुलेट कर ले, डेल्टा Z कितना आया 6 × 5 30 -4 × 4 प्लस में हो गया 60
तो इसको कर सकते हैं -60 और बताइए कितना आ गया जी 10 20 40 डेल्टा जेड। चलिए दूसरा देखें, क्या निकालना है, जेड इन 1 1 निकालना है सर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आप सर डेल्टा जेड लिख दें और 1 1 का भाग लगा दें। डेल्टा जेड क्या है 14, डेल 1 1 क्या है, डेल 1 1 का मतलब है ये होता है 1 1, तो इसका को फैक्टर कितना है, ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 2, ये क्या है 2 1, ये क्या है 2 2, तो ये 2 2 है, तो इसका को फैक्टर कहाँ होता है यहाँ, और इसका को फैक्टर कहाँ होगा जेड 1 1 का, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब 5 होगा, तो क्या लिखेंगे 5। चलिए नहीं आया समझ तो अगले में देखना 2 2, हाँ जी डेल्टा जेड तो वही है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 2। अब 2 2 का को फैक्टर क्या है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये होगा, इसका मतलब 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो क्या लिख दिया 14/6, इसको अपन 7/3 भी लिख सकते हैं। चलिए और देखिए और क्या निकालना है, हाँ जी ये हो गई ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। अब निकालेंगे ट्रांसफर, -1 की पावर 1 + 2, हाँ जी उसके बाद देखो 1 2 का को फैक्टर क्या है 2 1, -4। चलिए तो डेल्टा जेड और डेल 1 2, तो यहाँ क्या आएगा देखो 1 + 2 माइनस आएगा, ये -1 आ गया, मल्टीप्लाई में कितना है डेल्टा जेड 14 है और डेल्टा 1 2 कितना है -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 14/4 7/2 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आ जाओ, जेड टी 2 1 -1 की पावर 2 + 1 डेल्टा जेड डेल 2 1, हाँ जी क्या लिखेंगे -1 × 14, आ जाओ फिर 2 1 कहाँ है, ये रहा 2 1, इसको बंद करो, कितना आ जाए 2 1 कहाँ है 2 1 ये रहा, इसको बंद करेंगे जेड 1 2 आ जाएगा, जेड 1 2 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये भी वही आ गई कितनी 7/2। तो ध्यान रखना जेड टी जो 1 2 होगा वो जेड टी 2 1 के बराबर आएगा, ठीक है ये ध्यान रखना। यदि 3/3 की हो तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, कहने का मतलब सीधा सा ये है जेड आई जे बराबर होगा जेड टी जे आई के। अब चाहे 1 2 हो 2 3 हो 3 4 हो कोई भी हो, ठीक है फटाफट न्यूमेरिकल लिखो, कोशिश करना बिना देख के लिखने की, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर अगला 3/3 का करवाते हैं और आपको एक होमवर्क देते हैं। हाँ जी चलिए होमवर्क के लिए ये न्यूमेरिकल लिखो। आप कहोगे सर जी ये क्या दे दिया, आपने तो बड़ा इजी करवाया था हमको कठिन दे दिया, ऐसा नहीं है, ये वही न्यूमेरिकल है जो हमने करवाया था, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल बदल दिया है, थोड़ा स्टाइल में है ये। इस बैटरी को यहाँ शिफ्ट कर लेना और इस रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट कर लेना, तो आंसर वही आ जाएगा, मतलब आपको वही लगेगा कि वही बना हुआ है, लेकिन डिज़ाइन ऐसे बना दिए जिससे आप इससे भी रूबरू हो लें एक बार, इससे भी आप जानकारी कर लें तो ठीक हो जाएगा। चलिए लेकिन इसके क्वेश्चंस को सुनो, अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि सर्किट के लिए टोटल जितनी भी जेड इन है मतलब ट्रांसफ़र इम्पिडेंस हैं और ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस है वो निकालो। इसका क्वेश्चन सुनो आप, इसका क्वेश्चन है कैलकुलेट ड्राइविंग मतलब परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस 4, ध्यान से समझना, सेकंड लूप, इसने ये पूछा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो है फाइंड ट्रांसफर इम्पिडेंस फोर नहीं, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप। बात आया समझ में? इसने क्या कहा है, हमको ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस बताइए सेकंड लूप के लिए, और इसने पूछा है फाइंड द ट्रांसफर इम्पिडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया पता है आपको? ये कह रहा है कि जो सेकंड लूप है ना आपका, उसका जेड इन
Z22 बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये आपसे ZT12 भी पूछ रहा है और ZT21 भी पूछ रहा है। कोई एक कैलकुलेट कर दोगे दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन को समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज अ थ्योरी वाला नहीं पूछा जाएगा कि सभी कैलकुलेट करो। हमने तो बता दिया था सिखाने के पर्पज से, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो तरीके से करनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सुनो, इसको नोट कर लो, होमवर्क है, इसको सुनो। इसका क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, फाइंड द जेड इन का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। कैलकुलेट द जेड इन फोर, हाँ जी, फोर लूप 3, तीसरे लूप के लिए जेड इन कैलकुलेट करके बताइए। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है ये, क्योंकि हम जानते हैं तीसरे लूप की वोल्टता और तीसरे लूप की धारा होनी चाहिए, तभी क्या होगी, वो जेड इन होगी, ड्राइविंग पॉइंट होगी। तो 3 लिख दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड क्या पूछा है, फाइंड द जेड टी फोर नहीं, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड लूप। 2 और 3 के बीच में क्या पूछा है उसने आपसे, जेड टी ट्रांसफर इम्पिडेंस पूछी है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है 2, 3 और 3, 2। चलिए दोनों क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन नोट करो, ये होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन नोट करो, इसको हम प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनवा रहे हैं, कुछ हम सॉल्व करवा रहे हैं, कुछ आप सॉल्व करना। चलिए पहले उसको लिखो, नोट करो, फिर इसको लिखना। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो फटाफट। और चाहें तो आप इसको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, हमारा इंतजार ना करें, हम तो कराएंगे ही, पर आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, हाँ जी, क्वेश्चन आपको लिख लिया है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये स्पेस कवर करके बैठा है और हमको यहाँ न्यूमेरिकल करवाने के लिए स्पेस की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, जेड इन 3 पूछा है और एक पूछा गया है Z23 Z32, मतलब टी ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आपको बिना इक्वेशन के सीधे तौर पे प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनाने का तरीका बता दिया था। हो सकता है ये लास्ट टाइम हो, आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा, पता चला जाएंगे, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है। लास्ट मौका है। डेल्टा जेड हम अच्छे से जानते हैं, ये है Z11, ये है Z12, ये है Z13। ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि हमारे पास 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप। इसमें जाने वाली करंट I1, इसमें जाने वाली करंट I2 और इसमें जाने वाली करंट I3। और करंट को अच्छे से शो करने के लिए ऐसे भी कर दिया करो, जिससे पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ और कैसे मूव कर रही है। बात आ गई समझ में? चलिए यहाँ देखो, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है कि पहले लूप में I1 के साथ जो भी इम्पिडेंस है वो लिख दो, ठीक। इसका मतलब क्या है, पहले लूप में I2 के साथ जो भी इम्पिडेंस है वो लिख दो। इसका मतलब है पहले लूप में I3 करंट के साथ जो भी इम्पिडेंस है वो लिख दो। कहने का मतलब यदि Z12 लिखा हुआ है, ऐसा करना, आप कहीं पेज पे स्पेस होगा वहाँ अच्छे से लिख लो, Z12 करके लिख लो, यहाँ लिख दो। ये शो करेगा नंबर ऑफ लूप, ये लूप को बताएगा, ठीक है। और ये करंट से रिलेटेड इम्पिडेंस को बताएगा। इम्पिडेंस रिलेटेड विद करंट,
चलिए, तो क्या समझ में आया आपको? पहला जो सिंबल है वो लूप को, दूसरा जो है, अब बताओ ये क्या है? दूसरे लूप की I1 का कंपोनेंट, दूसरे लूप में I2 का कंपोनेंट, दूसरे लूप में I3 का कंपोनेंट, तीसरे लूप में I1 का कंपोनेंट, तीसरे लूप में I2 का कंपोनेंट और तीसरे लूप में I3 का कंपोनेंट। अब देखो ध्यान से, चलिए वापस देखें फटाफट। चलिए देखिए, Z11 का मतलब क्या है? कहाँ बना दें, कहाँ बना दें, कहाँ बना दें? यहाँ तो नहीं आएगी, इधर बना लेते हैं। चलिए देखिए, डेल्टा Z बना रहे हैं। Z11 पहले लूप में I1 कहाँ से होके जा रही है? देखो सर, I1 यहाँ से गई, पहला रेजिस्टेंस या पहली इंपेडेंस मिली 1, फिर कौन सी मिली 2, क्या लिखोगे? 1 + 2। सर पहले लूप में कहीं I2 धारा जा रही है? हाँ सर जा रही है, लेकिन उल्टी दिशा में जा रही है, क्योंकि हम तो ऐसे चल रहे थे, ये उल्टी में जा रही है, क्या लिखोगे? -2। सर पहले लूप में कहीं I3 का कंपोनेंट है इम्पीडेंस का? सर I3 तो कहीं नहीं है, नहीं है तो फिर क्या लिखोगे जी? 0। आ जाओ आगे। दूसरे लूप में पहली करंट I1 का कंपोनेंट है? हाँ सर, दूसरे लूप में जा तो हम ऐसे रहें, लेकिन I1 का कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसका मतलब माइनस लिया जाएगा, -2। ठीक है, चलिए दूसरे लूप में कंपोनेंट कितने हैं I2 के? 2, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4। सर दूसरे लूप में I3 है? हाँ सर I3 है, लेकिन उल्टी दिशा में है, तो -4। इधर देखो, अब तीसरे लूप में I1 है? नहीं है, हटाओ। तीसरे लूप में I2 है? सर उल्टी दिशा में है, -4। और I3 बताइए, I3 है 4 + 3 + 1, 7 और 1 8। ये लो जी, बन गई आपकी मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सजा के लिख दो अच्छे से। 3 -2 0 -2 4 और 4 8, -4 0 -4 8। ये लो जी, आ गया आंसर। हाँ जी ठीक, चलिए लिख लिया। क्या निकालना है भाई? Z33। सर डेल्टा Z चाहिए और del33 चाहिए, तो del33 क्या होगा बताओ फट? सर ये हटा दो आप, ये जो होगा वो 33 होगा, 3 - 2 - 2 8। इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखोगे, डेल्टा Z को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखोगे, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये होमवर्क है, ये पूरा करना है। क्या पूछा गया है? Z23। तो सबसे पहले तो -1 + 2 + 3, ओके। उसके बाद डेल्टा Z का वैल्यू लिखोगे और 2 3 को सेपरेट करोगे। 2 3 का कोफैक्टर, 2 3 कहाँ होता है? 2 3 होता है, 2 3 होता है यहाँ, तो इसका कोफैक्टर निकालोगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, 3 - 2 0 -4 आ जाएगा। वैल्यू रखना, आंसर निकालना। ये दोनों निकालते ही ये तो आ जाएंगे क्वेश्चन के आंसर, लेकिन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए सभी निकाल लें, ठीक है। चलिए एक सवाल तो ये पूरा करना है और हम दूसरा सवाल भी दे रहे हैं, वो आपको चेक करना है। अरे रुको 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 रुको, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। ये जो सवाल है ना वो इसके लिए ठीक है, यहाँ हमने 1 ओम भी लिखा हुआ था, यहाँ हमने 1 ओम भी लिखा हुआ था, उसको अभी रहने देना, इसको हटा देना आप। 1 ओम का अलग मतलब है, जो हम बताना भूल गए, इसको हटा दो। अब जो इस सवाल करवाया गया है वो इसके लिए ठीक है, ठीक है। चलो वापस बता रहे, ध्यान से सुनो। इस सवाल में हमने पहले 1 ओम लिख रखा था, उस 1 ओम को यहाँ से हटा देना, वो गलती से लिखने में आ गया है, और गलती क्यों की है वो अगले स्टेप में बता देंगे, लेकिन यहाँ से 1 ओम को हटा देना, तब जाके आपका आंसर सही है। यदि यहाँ 1 ओम लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्यों गलत हो जाएगा बताएंगे, लिखो फटाफट इसको। हाँ जी चलिए क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क।
देखो ध्यान से, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है। 1 ओम का मतलब क्या है? ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये लिखने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि ये इसमें जोड़ के काम करना है। कहने का मतलब ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है। बात आया समझ में? यदि यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब बैटरी के संग 1 ओम का रेजिस्टेंस है और आपको क्या करना है? 1 को 3 में जोड़ के काम में लेना है। ठीक है। यदि हम इसका मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे तो I1 जो करंट होगी किस में जाएगी? 1 में, फिर 3 में, फिर 4 में। बात आ रहा है? लेकिन कई एग्ज़ाम्स में ये शो कर देते हैं, कई एग्ज़ाम्स में शो नहीं कर दे, केवल लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको जोड़ के चलना है। ठीक है, चलिए। तो ये होमवर्क है। आप सोच रहे होंगे सर जी आपने तो केवल डिजिट चेंज करके दे दी, बाकी को तो न्यूमेरिकल तो वही है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि अब जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बेहतर काम कर पाओगे इन फ्यूचर में। आपको एक बात बताएं, भले ही इस सवाल को करते वक्त, हाँ इसका पहले न्यूमेरिकल लिख दो, बातें तो होती रहेंगी। करना क्या है? करना ये है, फाइंड द जेड इन फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लूप। क्वेश्चन सेकंड लिखो, फाइंड द जेड टी फॉर between first and second, second and third, और थर्ड एंड फोर्थ। अरे फर्स्ट। आप सोच रहे होंगे सर जी आप सीधा सीधा कहते थे सब कुछ निकालना है, इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आप कंप्लीट कीजिएगा, और ऑफलाइन में क्या होता है, हम आपका होमवर्क का चेक कर सकते हैं, नोटबुक चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसको ज़रूर पूरा कर लेना। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहते हैं आप, और ये अपने आप में एक बड़ी पोस्ट है। तहसीलदार से भी ज़्यादा सैलरी है इसकी, जो ग्रेड है वो तहसीलदार से भी ज़्यादा है। कहने का सीधा सा मतलब है, इतनी बड़ी पोस्ट को बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ग्रेड का एक अपना कीमत है, जिसको अदा करके, जिसको चुका कर ही आप ये जॉब ले सकते हैं। ज़िंदगी एक रेस्टोरेंट होती है। हमने एक बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि ज़िंदगी लाइक अ रेस्टोरेंट है। जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं उसमें उसके बराबर का पे कर दें तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आपके पास 200 रुपीज़ होने चाहिए, तो आपको वो पे करोगे तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा। आपके पास 20 रुपये हैं, ख़रीदना आप पिज़्ज़ा चाहते हैं तो क्या मिल पाएगा? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मेहनत भी लेक्चरर वाली लगेगी, थोड़ी बहुत मेहनत से काम नहीं चलेगा। जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको बिना लापरवाही के करते रहें। आपने देखा होगा जितनी वीडियोज़ आ रही है उसमें लापरवाही शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम। लापरवाही शब्द इस्तेमाल ज़्यादा करने से मतलब ये है, या ज़्यादा इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है कि हम सब लोग मैच्योर तो हो गए, समझदारी तो आ गई, हमको ये तो पता है कि हमें पढ़ना है, जॉब लेनी है, बड़ा बनना है, लेकिन एक ही पॉइंट है, एक ही प्रॉब्लम है जिसके कारण हम वो मैच्योरिटी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और वो है लापरवाही। हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, और इसी का नाम लापरवाही होता है। इस वजह से बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आप बोर मत होना इस शब्द के साथ। आपको हम कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ से ये शब्द हटे, आप मेहनत करना सीखें। चलिए, तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने वाले हैं, भावी लेक्चरर हैं इस राजस्थान के, देश के भी, तो बेहतर ये होगा आप ये सवाल करें और होमवर्क पूरा करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।